चलो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। और इस क्लास में आपको, वैसे तो ये क्लास पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अलग अलग पार्ट में पढ़ाया गया है। लेकिन आज केवल एक वीडियो से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। मात्र आपको यही एक वीडियो देखनी है, जिससे आपका पहला चैप्टर का पूरा समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। साइंस में आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको काफी ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वहां से दिक्कत नहीं होगी। और इस चैप्टर से आपके प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं जो आपको बताने वाला हूं, इसमें सब्जेक्टिव हो या एक एक पार्ट, जो भी क्वेश्चन हो, एक एक टॉपिक आपको समझाने वाले हैं, तो समझिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जल्दी से फटाफट से एक बार दिल खोल करके शेयर कर दीजिए और एक बार बता दीजिए हमें हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया। रामकृष्ण कुमार जी, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। खुशबू कुमारी, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए। चलिए एक बार शेयर करिए जोरदार तरीके से और लाइक कर दीजिए। हाँ, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में जो सबसे आपका पहला टॉपिक है। सबसे पहले अगर किसी भी चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, तो जो चैप्टर का नाम है, तो हम लोग को सबसे पहले तो उस चैप्टर को पढ़ना होगा कि भाई ये चैप्टर जो है हम लोग का आखिरकार ये कहता क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। वैसे तो इस चैप्टर के बारे में आप बखूबी पहले से जानते हैं, समझते हैं। फटाफट से जल्दी से कमेंट करके हम बताते रहे, पूरी क्लास में अंतिम तक आप सभी बने रहिएगा। चलिए आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार क्या होती है। तो देखिएगा ध्यान से कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा अथवा हम कह सकते हैं कि रसायनों से संबंधित जो अभिक्रिया हम लोग का होती है, उसे ही हम लोग सिंपल आम भाषा में आपको कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कि अगर ऐसा कोई परिवर्तन हो जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अथवा रसायनों से संबंधित जो अभिक्रिया होती है साथियों, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल आपके सामने कुछ उदाहरण रखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है, जब ये आपस में अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण करता है? हम लोग का H2O का निर्माण करता है, यानी कि जल का निर्माण करता है। ओके डन। क्या किस चीज का निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। यानी कि जब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किया, जब यह अभिक्रिया किया, तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ किसका निर्माण कर दिया? जल का निर्माण कर दिया। ये दोनों का गुणधर्म अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जब इन्हें दोनों ने अपना अभिक्रिया किया, तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया, जिसका नाम जल है। इसी कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ओके, उसी प्रकार से यहां पे एक और एग्जांपल है, एग्जांपल और देख सकते हैं। एक बार लाइक करके शेयर कर दो, पूरी क्लास में बने रहना। पूरा एक एक चैप्टर का जो भी इसमें चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है ना, सब कुछ खत्म होने वाला साथियों, सब कुछ खत्म होने वाला है। बिल्कुल नोट करते जाइएगा। बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे एक और है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन के साथ जब यह अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोक्लोरीन यहाँ पे यानी कि HCl का निर्माण यहाँ पे कर देता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये नए गुणधर्म वाले पदार्थ है, और जब ये कर रहा है तो क्या हो रहा है? ये अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ है। और जब ये निर्माण हो रहा है, तो ये भी एक अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। इस प्रकार इसे कहेंगे कि ये क्या है? ये एक प्रकार के हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया है। अब साथियों आती एक बात ये कि सर ये तो हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन आम हम लोग का जो दैनिक है, दैनिक जीवन में क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है? क्या उसे हम जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अगर दैनिक जीवन की हम बात करते हैं, तो दैनिक जीवन में आप अक्सर देखे होंगे, क्या चीज देखे होंगे? तो भोजन का पचना। जब आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद क्या होता है? वो पचित हो जाता है। पचित हो जाने के बाद से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। उसी प्रकार से दूध से दही का बन जाना, दूध से दही बन जाता है, तो क्या है? एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। लोहे पर जंग लग जाना, अक्सर जब देखते हैं हम लोग मार्केट से चमचमाती हुई क्या लेके आते हैं? हम लोग लेके आते हैं लोहे की वस्तु लेके आते हैं, लेकिन कुछ दिन उसे नमी और वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उसमें पेंट ग्रीज वगैरह नहीं लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो उससे अभिक्रिया करके क्या करती है भाई? उस पे जंग लग जाता है। जब वो जंग लग जाएगा, तो जंग लग जाएगा क्या है? वो उस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये दैनिक जीवन में हम लोग क्या है? ये होने वाली अभिक्रिया है, उसे हमें प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब ये जंग क्यों लगता है? लोहे पर जंग क्यों लगता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है।
लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या तरीका होती है, यह भी आपको एग्जाम में आता है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला। बिल्कुल क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और पूरी क्लास में बने रहिए, सभी क्वेश्चन यहां से आपको एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है साथियों, तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अब देखो, ये अभिकारक क्या होती है, उत्पाद क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको इसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सर इसकी अभिकारक की, कि अभिकारक कौन होते हैं, तो देखो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, वही चीज लिखा गया कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आपने देखा था क्या चीज, यहां पे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ऊपर हमने आपको क्या बताया था, अभी आपको बताया कि देखो यहां पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग किया तो ये जल का यानी कि H2O का निर्माण कर दिया। अब इसमें अगर हम बात करें कि सर इसमें बता दीजिए कि हम लोगों का जो अभिकारक है वो कौन होगा और उत्पाद कौन होगा, तो देखो जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लिया है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हिस्सा लिया है तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या चीज, अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा अभिकारक। और जो इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस चीज का निर्माण हुआ उसे हम लोग कहेंगे उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे इसे उत्पाद कहेंगे। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो होगा क्या कि जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्यों किया जाता है, आखिर उसको करने की क्या जरूरत पड़ जाती है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। पहले आप एक शांत जगह बैठ करके पूरी वीडियो देखिए। तो यहां तक हम लोग बात कर लिए थे कि ये उत्पाद क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, ये अभिकारक क्या होती है। वैसे इसके बारे में पूरी विशेष जानकारी हमारे मनीष सर ने आपको दे दी है। बस हम आपको एक पीडीओ वन शॉट के नाम पे इस तरीके से एक वीडियो लेके आ रहा है ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी टीम आपके लिए हमने खड़ी कर दी है। बिल्कुल लाइव में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, पीडीएफ, फ्री नोट्स वगैरह सब कुछ। और ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ कहां मिलेगा, ये पीडीएफ मैं देने वाला हूं, आपको पता ही है, तो वो मैं बता देता हूं क्लास के अंतिम में कि कहां मिलेगा, तो उसे जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब साथियों आती है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के बाद से समझना रासायनिक समीकरण क्या होता है आखिरकार, क्योंकि हम लोग ने तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान गया कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब हम लोग को जानकारी इस बात की लेनी है कि सर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है, तो आखिर समीकरण क्या होती है, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या, तो काफी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना होगा, और ये जो परिभाषा है ना वो सबसे सिंपल और आसान भाषा में हम बनाए हैं, इसमें ज्यादा घुमाया नहीं गया है, और सिंपल आप पढ़िए, ये नहीं कि एकदम घुमा घुमा के नहीं। देखो कितना सिंपल तरीके से परिभाषा लिखा गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है या फिर उसे दर्शा दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन के लिए हमने केवल कह दिया H। ओके, ऑक्सीजन के लिए केवल हमने कह दिया O2। ओके, और इस तरीके से यह निर्माण हो गया H2O। तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इसके संकेत के माध्यम से हम दर्शाए हैं। हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग किए हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 का प्रयोग किए हैं, जल के लिए H2O का प्रयोग किया, केवल संकेत लिख दिए हैं। अगर ऐसे लिख देते कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है हम लोग का जल, तो वो आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया। लेकिन जब हमने इसको एक संकेत के माध्यम से इसको दर्शा दिया तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी रूप को हम लोग कहते हैं इसका समीकरण, यानी कि यह इसे समीकरण है, यानी कि इसको क्या है, संकेत के माध्यम से केवल दर्शा देना। बिल्कुल समझे? यस सर। सर कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप हमें जरूर बताइए। एक बार कमेंट जरूर क्या करें, कमेंट जरूर किया करें आप लोग फटाफट से, और लाइक करके शेयर कर दिया करें फटाफट जल्दी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो आपस में अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे HCl का निर्माण करता है। ये यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे इसकी क्लोरीन की 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 का यूज किया है, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 हो जाए, क्लोरीन भी 2 हो जाए। ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में मनीष सर के द्वारा आपको बता दिया गया, लेकिन मैं आगे भी चर्चा कर दूंगा इसके बारे में कि कैसे बनता है, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा सब कुछ। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, सर आपको बता रहे थे
कि जैसे कि कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या होती है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए कि आखिर में क्या होती है। सर कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, यूपी बोर्ड वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले हैं या जो भी है, मैथ और साइंस पढ़ सकते हैं क्योंकि सब जगह एक ही होता है, एनसीईआरटी का ही यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहे कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है आखिर में क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या एक समान हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक यानी कि जो भी उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, अभिकारक का मतलब वही होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो हिस्सा ले रहा है, जो भाग ले रहा है, ओके, तो जो हिस्सा लिया है यानी कि उसकी परमाणु संख्या और आपकी उत्पाद जिसका निर्माण हो रहा है उसकी परमाणु संख्या जो है आपस में बराबर हो, उसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है सर, 2 है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे भी देखिए आगे 2 लगा है, तो यहाँ पे भी 2 है, और क्लोरीन की यहाँ क्या है सर, 2 है। ओके, अब इसी का विपरीत होता है, इसी का विपरीत क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन यहां पे एक बहुत ही जरूरी बात आपको नोट करने की ये बात है, इसे जरूर नोट करिएगा कहीं ना कहीं, कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों यानी कि अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान समान होने चाहिए और वह तभी संभव होगा जब दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक जो हम लोग का अभिक्रिया होती है उसे संतुलित करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वह ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोगों का कहता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें किसी भी परमाणु इसमें परमाणु का नष्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी परमाणु नष्ट होता है ये नहीं होता है और न ही उसका निर्माण होता है, वह एक रूप से भले ही दूसरे रूप में बदल जाते हैं। सो इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम लोग को ये समीकरण को संतुलित करने की जरूरत होती है। और जब भी मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम में समीकरण को लिखें तो उसे आप संतुलित जरूर करके आए। ओके, आप समीकरण को संतुलित करके जरूर आइएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर का असंतुलित समीकरण क्या है। तो देखो, असंतुलित समीकरण भी बहुत ही आसान है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या एक समान नहीं हो तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल बात है भाई, जिसमें आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या आपस में बराबर होती है वो संतुलित है, लेकिन जिसमें बराबर नहीं उसे हम लोग असंतुलित कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया H का कितना है सर, 2 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन कितनी है, तो 1 है। क्लोरीन भी कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, ये इसमें 2 है और इसमें 1 है, यानी कि आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा हम लोग का असंतुलित समीकरण। लेकिन इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का यूज हम लोग कर देते हैं। ओके, चलो ये कैसे करते हैं, किस नियम के तहत करते हैं, आगे भी आपको विशेष चर्चा इसके बारे में हम दे देते हैं और सर ने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। चलिए नोट करते जाइएगा और इस पीडीएफ को जरूर लेकर के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो को बनाया जा रहा है, ये क्लास को आपको लिया जा रहा है और ये आपका बिल्कुल लाइव चल रही है। चलिए अब आपका एक टॉपिक आता है आपके चैप्टर में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, ऊष्माक्षेपी से अभिक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ये टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। एक बार फटाफट से पहले शेयर कर दो और चैनल पे पहले मैंने सब्सक्राइब जरूर किया करें, नहीं तो फिर आपको आगे से वीडियो क्लास नहीं मिल पाएगी। चलो फटाफट से, जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक बार बोल दो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हो, फटाफट से कमेंट किया करें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ध्यान देना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, जब भी कोई अभिक्रिया हो और अभिक्रिया होने के दौरान अगर ऊष्मा बाहर निकले तो उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहां पे उदाहरण है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो यहां पे CO2 का तो निर्माण कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऊष्मा का भी निर्माण यहां पे करेगा, उससे भी बाहर
करेगा। तो जब ऊष्मा बाहर निकलेगा तो इसे हम लोग आसान भाषा में कह देंगे कि यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत आसानदार है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और एकदम इसका जो परिभाषा है, हम आप देख रहे हैं कि कितना छोटा छोटा और एकदम सटीक लिखा गया है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए बिल्कुल फटाफट से अगला क्वेश्चन, ये अगला आपका टॉपिक अगला है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी का उल्टा होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी में इसमें ऊष्मा को बाहर से अंदर मतलब दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे यहां पे देख सकते हैं, पहले परिभाषा समझिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग का CaCO3 है। अब जब ये टूटता है, जब इसे हम लोग ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है। किस में टूटता है, तो ये CaO और CO2 में टूटता है। तो इसमें क्या है, ये बाहर से ऊष्मा दी जा रही है, यानी कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो जिसमें भी ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ही हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि जिसमें ऊष्मा आपको बाहर से दी जाएगी। ओके, तो जिसमें ऊष्मा आपको बाहर से दी जाएगी उसे कहेंगे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे कहेंगे हम सिंपल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके क्लियर सर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट से एक बार लाइक करके शेयर करो और पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखा करें, उस PDF नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और हाँ ग्रुप वगैरह से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर जुड़ा करें। और सब्सक्राइब आप नहीं करते तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करें, तो ही आपको आगे से क्लास मिलेगी। और एक बार शेयर कर दे फटाफट से जोरदार तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया से भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के एक दूसरे के विपरीत है कैसे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आइए हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि भाई कहने का मतलब यह है कि दो को छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के अगर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देगा तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, अब कार्बन जो है ऑक्सीजन से संयोग कर रहे, देखो दो छोटा छोटा पदार्थ है, और जब ये निर्माण करेगा तो मात्र एकल पदार्थ का निर्माण करेगा। किसका सर, CO2 का। जब ये CO2 का निर्माण करेगा तो ये क्या है, ये एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन से ही पता चल रहा है भाई ये जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ेगा। ओके चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सर इसकी वियोजन अभिक्रिया की। सर ये जो आपका चैप्टर है काफी जबरदस्त है। अगर आप एक टॉपिक याद करते हैं, दूसरा टॉपिक का परिभाषा सेम उसका विपरीत है, वो कह देंगे आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर हम वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान देना, जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर के, यानी कि वो बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उसी एग्जांपल को यहां पे उलट दिया गया है। इसके पहले जो एग्जांपल हमने समझाया था कि CaCO3 है, एक बड़ा पदार्थ है, जब यह अभिक्रिया होगा ऊष्मा दिया जाएगा इसमें तो ये टूट जाएगा CaO और CO2 में। ओके, जब ये दो छोटे छोटे पदार्थ में ये टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा एकल पदार्थ, तो इसे ही हम लोग कहेंगे कि भाई ये वियोजन अभिक्रिया है। और ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलो समझे कि नहीं, बोलो फटाफट से बताओ कि समझे या नहीं समझे, फटाफट चलो जरूर बताइए। और आपका एग्जाम में टारगेट क्या है इस वर्ष, आप हमें नीचे अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो खुशी होगी। आप जरूर कमेंट करें और हाँ लाइक शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। आइए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया से भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा क्वेश्चन बनता है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और जो हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, यही एग्जाम्पल आपको अक्सर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा यही एग्जाम्पल आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आखिरकार ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और आपको एक बड़े ही सिंपल भाषा में आपको एक कहानी के माध्यम से भी जब आपको हम पढ़ा रहे थे ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम आपको बताए थे। सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही जबरदस्त है ये, कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब होता है भाई हटा देता है। क्या कर देता है, विस्थापित करने का मतलब होता है उसे हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को
हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपको समझाया था कि जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो डेली जिस सीट पे आप बैठते हैं, अगर आप किसी दिन लेट से गए और उस सीट पे कोई दूसरा बैठ गया तो आप जाते हैं, थोड़ा सा बलवान होते हैं, आपके शरीर में थोड़ा सा वजन होता है, या फिर जिस भी तरीके से जाकर के क्या बोलते हैं, उसको हटा देते हैं और हटाने के बाद से खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो जब उसका स्थान आप ग्रहण कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, वही है, यही काम करता है कि कोई यौगिक से क्या करता है। ये देखो यहां पे आपका आयरन है और यहां पे ये जो लोहा है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा, कॉपर को कहेगा तुम भाग जा यहां से, तेरा स्थान अब हम ये ग्रहण करने वाला है, क्योंकि अब जो कॉपर, ये लोहा कहता है कि भाई जो SO4 है उससे दोस्ती मेरी हो गई है, पहले तुम्हारा दोस्ती था लेकिन अब तुम्हारा नहीं है, तुम यहां से भाग जाओ। तो ये क्या करता है, ये अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को वहां से हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण करके देखो यहां पे बना लेता है FeSO4। क्या बना लिया, ये FeSO4 के साथ जुड़ गया Fe और बन गया FeSO4, और Cu को कह रहा है कि अब हम पहले हम बाहर थे लेकिन अब तुम बाहर चले जाओ, तो यहां पे Cu को बाहर कर देता है। ठीक है, आप इसे साथियों क्या लिख सकते हो, आप इसे इस भी प्रकार से लिख सकते हो, Fe प्लस CuSO4 से यहां पे FeSO4 का निर्माण हो जाएगा और यह बाहर कर देगा सर Cu को। ठीक है, ये बाद में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कई जगह ये बाद में ही लिखा जाता है, Cu को प्लस Cu होता है, यहां पे ना लेकर के। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो ये बताओ समझे या नहीं समझे, सर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझ में आया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, फटाफट से बता दो। लव यू सर, लव यू, चलो बहुत बढ़िया, दिवांश जी बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, एक बार सबको फटाफट से यस करो कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। सर उसी प्रकार से ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपका द्विवीय विस्थापन। अब देखो इसका उल्टा नहीं होता है, वैसे तो अभी आप पढ़ रहे थे भाई सबका विपरीत हो जाता था परिभाषा, कुछ दूसरा, आपने संयोजन का परिभाषा जो पढ़ा उसका विपरीत हो गया भाई वियोजन, आपने इसका परिभाषा पढ़ा उष्माक्षेपी का, उसका विपरीत हो गया उष्माशोषी। लेकिन इसमें विपरीत मत कर देना, यहां ध्यान देना। उसमें होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में समझे कि एक अपने से कम क्रियाशील तत्वों का उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं विस्थापन। लेकिन यहां होता क्या है कि द्विविस्थापन में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब जो आयन होते हैं, आयन के बारे में आप समझे होंगे, 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा, धन आयन ऋण आयन के बारे में, यानी कि प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस का जब भी जहां ये जैसा यहां से क्या हो जाता है, वही आदान प्रदान हो जाता है। जब आदान प्रदान हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर यहां पे हम ध्यान से देखें तो यहां पे Ba जो है ये प्लस का निर्माण करता है, ठीक है, +2 का निर्माण करता है, यहां पे 2 प्लस का निर्माण करता है। ठीक है, और इसी प्रकार के ये SO4 है, ये SO4 जो है ये 2 माइनस का निर्माण कर देता है। ये कैसे होता है, ये इसके बारे में आपको विशेषकर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ये संयुक्ता वगैरह जब आप याद करके रखेंगे कैसे बना के रखता है तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये करता क्या करता है, इसमें आयन का आदान प्रदान कर लेता है और इस तरीके से BaSO4 कर लेता है। देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या है, SO4 ही BaSO4 ही बन जाता है, इसका निर्माण कर लेते हैं, यानी कि केवल यहाँ पे आयन का निर्माण, ये आदान प्रदान हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन है, ये आपका भाई माइनस बनाता है, ठीक है, और ये आपका जो Na+ है ये आपका प्लस बनाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं अपने आयन, और आदान प्रदान करने के बाद से ये NaCl का निर्माण कर देता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो जब इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो हम लोग का क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जब एक कम अभिक्रियाशील तत्व, जब एक मतलब कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा, अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेगा, उसे विस्थापन कहेंगे। समझ में आया, यस सर, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरीके से ये होता है संयोजन और ये आपका विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कि सर बताइए कि आप लोग के अवक्षेपण अभिक्रिया आखिरकार क्या है। तो अवक्षेपण के बारे में अगर हम विशेषकर बात करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार ये अवक्षेपण क्या होती है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अथवा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा भी परिभाषा है, वो भी काफी सिंपल है कि जब 2 विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया में से जब श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो जल में अविलेय होता है, यानी कि वो जल में घुलता नहीं है। क्या होता है कि वो जल में घुलता नहीं है, तो इस अविलेय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे ये आपका NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे AgNO3 है। जब ये इसका विलयन यानी कि आपस में जब ये क्या होता है, अभिक्रिया करता है, तो ये AgCl का एक अवक्षेप का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये AgCl
यहां से AgCl अवक्षेप का निर्माण करता है और NaNO3 का निर्माण यहां पे कर देता है। तो जब भी किसी रासायनिक अपक्रिया में अगर कोई अवक्षेप का निर्माण होगा, सिंपल और आसान भाषा में समझे कि जब भी किसी रासायनिक अपक्रिया में किसका निर्माण होगा सर, अवक्षेप का निर्माण होगा, उसे हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। बस आसान भाषा में ये आपको रिवीजन कराने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सारी चीजें इसके पहले आपको पढ़ा दी गई है, बता दी गई है। वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखा करें। और सबसे बड़ी टीम आपके लिए मैंने खड़ी की है, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बात पे लाइक बनता है, तो लाइक आप बहुत कम करते हैं यार, लाइक करिए तभी तो आप एनर्जी दिखिएगा अंदर से, पावर एकदम जबरदस्त तरीके से पूरे उत्साह के साथ। चलो तो एक बार फटाफट से सर लाइक कर दिया करें। अब ये देखो, ये जो आपका टॉपिक आया है उदासीनीकरण अपक्रिया, ये आपको 3 चैप्टर में पढ़ना है। तो समझो जब 3 चैप्टर में पढ़ना है, इसका मतलब हो गया कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चैप्टर? तो ये रासायनिक अपक्रिया समीकरण में भी इसके बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार लवण में भी पढ़ना है इसके बारे में, और इसके बारे में आपको धातु अधातु में भी पढ़ना है। यानी कि तीनों चैप्टर में, ये रासायनिक अपक्रिया हो, अम्ल क्षार लवण हो या धातु अधातु हो, ये तीनों में पढ़ना है टॉपिक। सो कहता क्या है कि जब एसिड यानी कि अम्ल और क्षार यानी कि बेस के बीच जब रासायनिक अपक्रिया होती है, तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण कर देता है। इस अपक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। भाई कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग का अम्ल कोई है, जैसे कि HCl हम लोग का क्या है, अम्ल है, जब HCl है हम लोग को और ये क्षार के साथ यानी कि भस्म के साथ NaOH क्या है, NaOH क्या आप सभी का क्षार है। आप सभी जानते हैं क्षार और अम्ल के बारे में, इसकी परिभाषा तो पढ़े है ना, दूसरे वाले चैप्टर है वो भी पढ़ा दिया गया है आपको, नहीं देखे वो क्लास देख लीजिएगा कि ये आपका ये अम्ल के बारे में क्या कहा जाता है कि जब जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन आपका मात्रा उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन, उसे क्या कहते हैं, अम्ल होता है, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आप देख सकते हैं कि भाई ये अम्ल है और ये हम लोग का ये क्षार है। ओके, और जब ये अभिक्रिया आपस में करता है, क्या करता है, जब ये अभिक्रिया हम लोग आपस में करता है तो बनाता है NaCl का। ठीक है, NaCl क्या है, तो हम लोग का एक लवण है। ओके, मैं इसको लिख देता हूं, ये जो है HCl आपका एक अम्ल है, भाई याद करना, नोट कर लेना। और मैं कहूंगा कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या करें कि इस तरीके से दर्शाएं जरूर। देखो ये आप जरूर लिख के आए, तीर के कमान से आप तीर से दर्शा कर क्या है कि भाई ये अम्ल है, ये क्षार है और ये लवण का निर्माण कर रहा है, उसके बाद से इसे हम जल कहते हैं, ये जल है। इस तरीके से जब आप समीकरण लिखते हैं तो भाई टीचर को पता चलता है कि हाँ बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा समझदार है और बहुत ही मन लगा के पढ़ाई की है, चीट वगैरह नहीं किया, क्योंकि चीट करने वाले के पास इतना समय है ही नहीं कि वो तीर दे दे करके समझाए कि भाई ये है ये है ये है ना। तो चीटिंग से तो आपको सबसे पहले तो बचनी है और आपको बेहतर तरीके से इस तरीके से आपको नोट करना सारा चीज, इसका PDF वगैरह मैं सब कुछ देने वाला हूं, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपका केवल रिवीजन के व्यू से बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप कंप्लीट वीडियो के एक बार रिवीजन के माध्यम से देखिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। क्या है रेडॉक्स अपक्रिया, आखिरकार ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा बनता है, बहुत ही शानदार सर क्वेश्चन है जी। बिल्कुल, ये देखो रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में औपचयन तथा उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब सर आपके मन में एक विचार आया होगा या फिर आप सोच में पड़ गए होंगे, शायद आप कहीं क्लास नहीं देखे होंगे हमारे चैनल से, तो आपके मन में ये आ सकता है कि भाई ये उपचयन और अपचयन जो है वो आपने कहा कि जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। अब देखो ये उपचयन अपचयन आखिर में होता क्या, तो ध्यान देना, एकदम आसान भाषा में समझ लेना, कहीं नोट कर लेना और इसे लिख लेना। देखो औपचयन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे कहेंगे औपचयन। औपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे कहेंगे हम लोग औपचयन। उपचयन किसे कहेंगे, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे कहेंगे हम लोग उपचयन। ओके, समझ में आ गया। तो ये अगर दोनों क्रियाएं आपस में साथ साथ होती है, अब देखना औपचयन को हम लोग आपका ये इसको ऑक्सीकरण का, देखो ध्यान देना, इसको औपचयन जो है ना इसको हम लोग अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण भी कहते हैं, और इसे उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अवकरण का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो जब ये क्रिया दोनों साथ साथ हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे कि यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे अब क्या है, CuO है। अब CuO में कॉपर में देख रहे हैं भाई, इसमें ऑक्सीजन है, क्या है भाई, इसमें ऑक्सीजन है, ध्यान से समझना। बिल्कुल,
इसमें ऑक्सीजन अब जब ये इसमें ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है ना, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जब आपस में अभिक्रिया कर रहा है, यहां पे देख रहा है तो इसमें ऑक्सीजन है। अब जब अभिक्रिया कर रहा है तो यहां से ऑक्सीजन जो है भग जा रहा है, कमी हो जा रहा है। यहां पे ऑक्सीजन की क्या है भाई, यहां पे ऑक्सीजन की कमी है। यहां पे तो यह उपचयन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पे अपचयन हो जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। फिर यहाँ पे अपचयन है, लेकिन यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है। यानी कि दोनों यह क्रिया साथ साथ हो रही है, यानी कि इसमें उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो जिसमें उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे ही हम लोग साथियों कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहां पे इसी बात को लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में CeO से ऑक्सीजन हटता है, अतः CO का अपचयन होता है, तथा H2 में ऑक्सीजन जुटता है, अतः H2 का यहां पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सर, एक होता है हम लोग का संचारण, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं संचारण के बारे में। ठीक है, तो संचारण क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जब धातु पानी यानी कि नमी, वायुमंडल यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो धातुएं धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तन होने लगती है। धातुओं का अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तन होने की ही इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। यानी कि सिंपल में अगर हम कहें तो आप बाजार से, मार्केट से चमचमाती हुई कोई लोहे की वस्तु लेके आते हैं, जब उसे खुले छोड़ देते हैं, उस पर पेंट ग्रीज वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई अवांछनीय पदार्थ जम जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। और जब यह लगता है तो इसी प्रक्रिया को, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भाई संचारण। समझ में आया क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं संचारण। समझ में आया? चलिए अब अगर आपके एग्जाम में आएगा संचारण के बारे में, तो आप बखूबी और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका यहां पे विकृत गंधिता। इसके बाद से साथियों आपको पढ़ना है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका सारा का सारा टॉपिक नॉर्मल जो है आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो खत्म हो गया। इसकी पूरी विशेष जानकारी, इसके आगे और भी जो पार्ट है खंडित जो निकलता है, इसके बारे में हमारे मनीष सर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिए हैं, तो वो उस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है प्लेलिस्ट का, उसे भी आप देख सकते हैं। चलो समझिएगा कि आखिर में विकृत गंधिता क्या होती है। सबसे लास्ट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो विकृत गंधिता तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर के अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि आप चिप्स वगैरह खाते हैं, और चिप्स वगैरह जब खाने जाते हैं तो भाई उसमें चिप्स जो रहता है कम रहता है, लेकिन उसमें हवा भरा रहता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी गई रहती है, ताकि वो उपचयित ना हो, यानी कि वह खराब ना हो, यानी कि वह विकृत गंधिता ना हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहां दर्शाया गया है कि तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि नमकीन हो गया, चिप्स हो गया,